स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश फॉरेन पॉलिसी क्लासरूम में। कल का दिन अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, क्योंकि कल हम सुबह 10 बजे से CNBC आवाज पर लगाएंगे भारत की विदेश नीति पर पाठशाला। इस खास आयोजन में हम आपको पेचीदा समझे जाने वाली विदेश नीति का मतलब समझाएंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे विदेश नीति का आपसे सीधा वास्ता है और आज की बदलती दुनिया में ये इतनी अहम क्यों हो गई है। भारत ने कूटनीति में लंबा सफर तय किया है। कुछ खट्टे कुछ मीठे अनुभव के साथ ये वक्त के साथ बदलती रही, लेकिन इन 60 सालों में भारत ने दुनिया को ये दिखा दिया है कि वो एक जिम्मेदार देश है जो पड़ोसी देशों सहित दुनिया के तमाम देशों के साथ शांति, सद्भाव और मेलजोल वाले रिश्ते चाहता है। भारत की इन्हीं खूबियों की वजह से ही वो आज अंतर्राष्ट्रीय मंच में बड़े रोल के लिए तैयार हो रहा है। आइए आपको दिखाते हैं भारत की बदलती विदेश नीति के सफर की कुछ झलकियां। इन दृश्यों में आपको ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ II नजर आ रही है। इनके इस ऐतिहासिक भारत दौरे में लाखों लोग रास्तों पर क्वीन एलिजाबेथ की एक झलक के लिए निकल आए थे। लंबी लाइनों में लोग रुके और ये नजारा देश के कई बड़े शहरों का था। लेकिन इस तस्वीर में एक चीज बदल चुकी थी। यह है 1966 और यहाँ जो लोग क्वीन एलिजाबेथ को देखने आए हैं वो उनके लॉयल सब्जेक्ट्स नहीं बल्कि भारतीय नागरिक हैं। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. भारत की कूटनीति का सफर देश के जन्म के साथ ही शुरू हुआ। आजादी के बाद भारत कॉमनवेल्थ का हिस्सा बना रहा और दूसरे देशों को आजादी के लिए प्रोत्साहन देता रहा। पिछले 7 दशकों में भारत ने अपनी साख दुनिया में मजबूत की है और आज एक सुपर पावर बनने के कगार पर है। भारत की फॉरेन पॉलिसी का सबसे महत्वपूर्ण कदम लिया गया 1961 में, जब नॉन अलाइंड मूवमेंट का जन्म हुआ। बेलग्रेड के इस ऐतिहासिक बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 4 और देशों के लीडर्स के साथ नैम को आकार दिया। जिस समय दुनिया कोल्ड वॉर के चलते 2 हिस्सों में बंट गई थी, तब भारत ने अपना रास्ता चुना और दूसरों को रास्ता भी दिखाया। इस कोशिश में यूगोस्लाविया के जनरल टीटो भी शामिल थे। अमेरिका इनको दुश्मन मानती थी, लेकिन 1955 में ये भारत आए। तब से ही साफ था कि भारत किसी भी देश के दबाव में नहीं आएगा और अपने रास्ते खुद चुनेगा। नॉन अलाइंड मूवमेंट का आज की दुनिया में महत्व शायद कम हो गया है। अब दुनिया 2 हिस्सों में नहीं बटी है और भारत ने भी समय के साथ अपनी कूटनीति में बदलाव किए हैं। एक समय पर भारत और अमेरिका के रिश्तों में काफी खलल रही, लेकिन धीरे धीरे हालात बदले। राजीव गांधी का US सेनेट में ये भाषण एक महत्वपूर्ण घड़ी थी। I dream of an India strong, independent, self-reliant, and on the front rank of the nations of the world in the service of mankind. यहाँ राजीव गांधी ने बात की एशियाई सेंचुरी की और एशियाई सेंचुरी के सपने को पूरा करने में भारत की अहम भूमिका है। भारत की फॉरेन पॉलिसी में सबसे बड़ी चुनौती रही है पड़ोसी देशों के साथ। आजादी के बाद से ही पाकिस्तान के साथ तनाव शुरू हो गया। 2 युद्ध भी हुए और मुंबई में 2011 के आतंकवादी हमलों के बाद रिश्ते और खराब हुए, लेकिन आज भी उन रिश्तों में सुधार की कोशिश जारी है। दूसरी ओर चीन, जिसके साथ 1962 के युद्ध के बाद रिश्तों में उतार चढ़ाव दिखे हैं, लेकिन भारत के परिपक्व कूटनीति ने काफी हद तक पड़ोस में शांति बनाए रखी हुई है। आज भारत का फोकस है व्यापार और ट्रेड पर। आज कोई भी विकसित देश भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। बिल क्लिंटन से लेकर बराक ओबामा, कई अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आ चुके हैं और यहां आकर बड़े डील साइन करने के प्रयास हुए हैं। इस साल चीन के प्रीमियर ली केचियांग ने भी पद संभालने के बाद अपने पहले फॉरेन टूर पर भारत को विजिट किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की अब बड़ी चुनौती है संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सीट हासिल करना, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारत आज अगला सुपर पावर बनने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट।
आज दुनिया तेजी से बदल रही है। विदेश नीति और आर्थिक नीति अब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भारत ने इन बदलते हालात में अपने आप को कैसे ढाला है? हम सुपर पावर बनने के लिए कितने तैयार हैं और हमारी चुनौतियां क्या है? इन्हीं सब सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश है आवाज के फॉरेन पॉलिसी क्लासरूम में। इसमें हमारे साथ शामिल हो रहे हैं विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, विदेश मंत्रालय के आला अफसर और डिप्लोमैट्स। कूटनीति को लोग समझते हैं कि कुछ बंद कमरों में और उच्च स्तर के नेताओं के बीच में जो चर्चाएं होती हैं, बातचीत होती है, उस तक सीमित रहती है और रहनी भी चाहिए। मैं ये मानता हूं कि ये सही दृष्टिकोण नहीं है। विदेश नीति को लेकर हमेशा राज बना रहता है। दरअसल इसका आम लोगों से सीधा वास्ता नहीं होता, इसीलिए भी इसको लेकर जागरूकता आमतौर पर कम ही होती है। लेकिन CNBC आवाज की ये कोशिश होती है कि हमेशा पर्दे के पीछे बनने वाली फॉरेन पॉलिसी के छुपे पहलुओं को आपके सामने पेश किया जाए। आपको ये बताया जाए कि कैसे विदेश नीति हमारी जिंदगी पर असर डालती है। सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक चलने वाले फॉरेन पॉलिसी क्लासरूम के जरिए हम आपको कूटनीति की ABCD बताएंगे। First of all, diplomacy is the instrument through which you carry out the foreign policy. Now, obviously, the diplomacy takes forward the broad foreign policy objectives, which are, first of all, working for an atmosphere of peace, security and cooperation in your neighborhood. आज की बदलती जरूरत के मुताबिक हमारी विदेश नीति बदल रही है। भारत की वक्त के साथ बढ़ती साख पर चर्चा करने के लिए होंगे विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की भूमिका कैसे बढ़ रही है, इस पर चर्चा होगी यूनाइटेड नेशन में जॉइंट सेक्रेटरी पवन कपूर और जाने माने अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट KC सिंह से। विदेश मंत्रालय और इसकी पॉलिसी आप पर कैसे असर डालती है? पासपोर्ट वीजा के अलावा वो कौन से काम हैं जो विदेश मंत्रालय हमारे लिए करता है, इस पर भी बात होगी। आखिर एक डिप्लोमेट बनता कैसे है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होती है, करियर के लिहाज से ये कैसा प्रोफेशन है, इस पर भी हमने एक खास सेशन रखा है। 12 बजे चर्चा होगी भारत और उसके पड़ोसियों के साथ बनते बिगड़ते रिश्तों पर। 12:30 से 1:30 बजे होगा हमारा अंतिम पड़ाव और इस सेशन में हम चर्चा करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मंच में भारत की जिम्मेदारी और कद कैसे बढ़े। हमारे साथ जुड़ेंगे विदेश सचिव राजन मथाई, पश्चिम मामलों के सचिव सुधीर व्यास और पूर्व डिप्लोमेट नलिन सूरी। तो कूटनीति के चाणक्यों के साथ जुड़ना ना भूलिए इस शनिवार 6 जुलाई CNBC आवाज पर। आप सब आए, इस महाकुंभ में स्नान करें, स्नान उस गंगा जल में करें, ऐसी गंगा धारा में करें जो विद्वानों की भी है, जो आम लोगों की भी है, और जहां पर भारतीय सोच और भारतीय परिप्रेक्ष्य पर हम लोग आपस में मिलकर चर्चा करेंगे। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि विदेश नीति से आपका क्या सीधा वास्ता है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन है। ये वो देश हैं जहां आर्थिक तरक्की की रफ्तार विकसित देशों के मुकाबले तेज है। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश फॉरेन पॉलिसी क्लासरूम में। पासपोर्ट, एक चीज जो हमारा आपका सीधा कनेक्ट बनाता है विदेश मंत्रालय से। कुछ साल पहले तक पासपोर्ट बनाना किसी बड़े खिताब जीतने से कम नहीं था, क्योंकि इसे बनाने के लिए पासपोर्ट ऑफिस के कई चक्कर काटने पड़ते थे और करना होता था लंबा इंतजार। लेकिन अब पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट के बाद हालात काफी बदल गए हैं। यह है पासपोर्ट केंद्र का बदला चेहरा। इस बदलाव का श्रेय जाता है विदेश मंत्रालय के नायाब पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट को।
2011 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ पीपीपी मॉडल में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट ने देश भर के पासपोर्ट सेंटर्स को नया कॉर्पोरेट और स्मार्ट रूप दिया है। इन केंद्रों की खूबी है पासपोर्ट के लिए एकदम आसान तरीका। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो निश्चित वक्त पर बिना दिक्कत के आपका पासपोर्ट तैयार होगा। हम लोगों ने पूरा ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको पूरा मॉडर्नाइज कर दिया है। अभी एकदम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है। इसका जो प्रोसेस है वो टोटली ट्रांसपेरेंट हो गया है। एप्लीकेंट जैसे आता है यहाँ पर और जब यहाँ से निकलता है तो उसको पता चल जाता है उसका फाइल ग्रांट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है वो पता चल जाती है। पूरा प्रोसेस ऑटोमेटेड हो गया है। बहुत कम इंटरफेरेंस की ज़रूरत पड़ती है आदमी के। जैसे कि एक बार फाइल ग्रांट हो गई तो ऑटोमेटिकली प्रिंटिंग में चली जाती है। अधिकारियों के मुताबिक इस पूरे सिस्टम के चलते पासपोर्ट मिलने में देरी नहीं होती। सिक्योरिटी की इन्हांसमेंट के बावजूद जो प्रोसेसिंग का समय है वो बहुत कम हो गया। जैसे तात्काल में यदि कोई आज अप्लाई करता है, कल उसका पासपोर्ट डिस्पैच हो जाता है, स्पीड पोस्ट को दे दिया जाता है और परसों तक एप्लीकेंट को मिल जाता है घर पर। इसी तरह जो इवन नॉन तात्काल नॉर्मल केसेज हैं जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, वो 5 से 7-8 दिनों तक वो भी डिस्पैच हो जाता है। दरअसल इस पूरे बदलाव की शुरुआत पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ हुई थी, जिसका मकसद तय वक्त पर आवेदक के पास पासपोर्ट पहुंचाना था। अब तो पासपोर्ट सेवा केंद्र अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से कागजी काम पूरी तरह खत्म करने जा रहे हैं। ऑनलाइन अर्जी के साथ ही आवेदक के सभी दस्तावेजों को डिजिटाइज कर दिया जाता है। विदेश मंत्रालय की इस पहल का असर पासपोर्ट केंद्र में आने वाले लोगों के चेहरे पर आई खुशी से भी साफ झलक रहा है। The queues are very short. The process is very smooth. Last time आया था, I see my friend. He was waiting for 4 hours. My work is done in 1.5 hours. So like they have saved 2.5 hours per customer. पहले से बहुत चेंजेस हैं, बहुत अच्छा है सिस्टम है, बट थोड़ा अभी भी टाइम ज़्यादा लग रहा है। आई थिंक इसको थोड़ा फास्ट करना चाहिए, इतना वेटिंग टाइम नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन और फिक्स्ड अपॉइंटमेंट से अब बहुत ज़्यादा रश नहीं है कि जितने आप हैंडल कर पाते हैं उतने ही जो लोग आके अपना पासपोर्ट के लिए आते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट के तहत अभी तक सरकार 37 पासपोर्ट ऑफिस, 77 पासपोर्ट सेवा केंद्र और 16 पासपोर्ट लघु केंद्र खोल चुकी है। पिछले 1 साल में 1 करोड़ से ज्यादा पासपोर्ट इस बात के गवाह हैं कि सरकार की इस पहल ने पासपोर्ट बनवाने वालों की जिंदगी से कितनी बड़ी अड़चन दूर की है। मुंबई से वीरेंद्र व्यास के साथ नवेंदु शुक्ला, दिल्ली। कुछ सालों पहले तक कूटनीति की अगर बात होती थी तो इसके मायने 2 देशों की आपसी बातचीत, कुछ समझौते तक ही सीमित थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। बदलते वक्त के साथ विदेश नीति लागू करने के तौर तरीकों में बड़े बदलाव आए हैं। मंत्रालय अब लोगों से जुड़ने की पूरी कोशिश करता है। लोगों से सीधा नाता जोड़ने के लिए ही मंत्रालय ने 2006 में पब्लिक डिप्लोमेसी डिवीजन की शुरुआत की। दुनिया भर में सोशल रिवॉल्यूशन से विदेश मंत्रालय भी अछूता नहीं है। लोगों से जुड़ने और उनके नजरिए को समझने और अपनी बात उन तक पहुंचाने के मकसद से 2006 में पब्लिक डिप्लोमेसी डिवीजन की नींव रखी गई। जिस मिशन के साथ इसको शुरू किया गया था वो पूरा होता भी दिख रहा है। सोशल वेबसाइट, इंटरनेट, फिल्मों के जरिए सरकार ने देश के युवा के साथ अच्छा कनेक्ट बनाया है। इसके पास फेसबुक है, ट्विटर है, वो तो दुनिया भर में लोग बात कर रहे हैं। ट्विटर में आजकल कहते हैं कि 1 बिलियन से ज़्यादा लोग ट्विटर में इस्तेमाल करते हैं और हमारे दुनिया का पॉपुलेशन 6 बिलियन प्लस है। तो मान लीजिए 1/6 ऑफ द ह्यूमैनिटी आपस में बात कर रही है, फेसबुक पे, ट्विटर पे पढ़ रही है, यूट्यूब है, कई चीज़ें हैं जो सबसे बड़ा चेंज जो आया है वो ये आईटी और कम्युनिकेशन के माध्यम से आया। विदेश मंत्रालय जल्द ही मोबाइल यूजर्स के लिए एक ऐप भी लॉन्च कर रहा है, जिसके जरिए आप अपने मोबाइल पर विदेश मंत्रालय की पासपोर्ट समेत सभी सेवाओं का फायदा उठा पाएंगे। लोगों से जुड़ने के लिए विदेश मंत्रालय ने सबसे असरदार तरीके को अपनाया है, सोशल साइट्स। फेसबुक पर मंत्रालय अपने पेज के जरिए अपने लोगों के साथ साथ विदेशों में भी देश की पॉलिसी पहुंचा रहा है। MEA.gov.in पर आपको मंत्रालय के सभी सोशल प्लेटफॉर्म की जानकारी मिल जाएगी।
सोशल एक्टिविज्म का हाल ये है कि 80 से ज्यादा एम्बेसी और भारतीय राजदूत फेसबुक, ट्विटर पर एक्टिव हैं। फिलहाल 5 लाख लोग विदेश मंत्रालय की सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़े हुए हैं और आगे ये आंकड़ा बढ़ना तय है। इसकी रीच बहुत है, न्यूज़पेपर्स से ज़्यादा है और उन सेक्शंस में हैं जो शायद कन्वेंशनल मीडिया में उतना इंटरेस्ट ना रखें। तो हमने सारे हमारे जितने भी एम्बेसडर्स हैं उन सबको कहा है कि आप ट्विटर और फेसबुक पर आ जाएं, क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि लोगों तक डायरेक्टली पहुंच सके। लोगों को इन्वॉल्व करने के पीछे सोच साफ है। मंत्रालय को उम्मीद है कि एक्टिव सोशल इंटरैक्शन के जरिए वो लोगों से विदेश नीति जैसे जटिल मुद्दों पर भी संवाद कायम कर पाएगी। नवेंदु शुक्ला, दिल्ली। और अभी लेंगे एक ब्रेक के बाद बात होगी डिप्लोमेट की। आखिर एक डिप्लोमेट बनता कैसे है और इसकी जिम्मेदारियां क्या होती है, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। लुक ईस्ट पॉलिसी, ये पॉलिसी पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के वक्त शुरू हुई। इसमें साउथ ईस्ट एशियाई देशों के साथ सामरिक और व्यापारिक रिश्ते सुधारने पर जोर दिया गया है। एक बार फिर बता दें कि कल हम आपके लिए ला रहे हैं कुछ खास। हम आपके लिए लगाएंगे फॉरेन पॉलिसी क्लासरूम, जिसमें होगी कूटनीति की ABCD। वैसे देश की विदेश नीति को लागू करने की जिम्मेदारी होती है इंडियन फॉरेन सर्विस के जरिए भर्ती हुए डिप्लोमेट्स पर। IFS परीक्षा पास करने के बाद इनका कूटनीति में पहला पाठ शुरू होता है दिल्ली के फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट में। दिल्ली का ये इंस्टीट्यूट तैयार कर रहा है देश के यंग डिप्लोमेट्स को। इन्हीं के कंधों पर देश की विदेश नीति को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पेश करने का दारोमदार होगा। यहाँ ट्रेनिंग पाने के बाद जल्द ही इनमें से कुछ लोग दुनिया भर में फैले भारतीय दूतावासों में भेजे जाएंगे और कुछ विदेश मंत्रालय समेत दूसरे मंत्रालयों में नियुक्त किए जाएंगे। इस मुकाम तक पहुँचने से पहले इनको UPSC का इम्तिहान पास करना होता है। IFS के लिए चुने जाने के बाद इनका फाउंडेशन कोर्स मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में होता है और वहां से निकलने के बाद ये रुख करते हैं फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट का और यहीं से शुरू होता है इनका डिप्लोमेसी का सफर। We are seeing a very large number of young probationers coming in with professional qualifications, which was not the case when I joined the service. I think that's very beneficial because, as we know, expertise today really contributes and adds value to the structure of your diplomacy. सफल राजनयिक या सक्सेसफुल डिप्लोमेट होना, ये इसकी परिभाषा बहुत मुश्किल है। इसमें क्या शामिल होता है, इसमें आपको अपने विषय के बारे में ज्ञान भी होना चाहिए, आपको बातचीत करने का तरीका भी आना चाहिए, लोगों से संबंध कैसे रखने हैं वो भी आना चाहिए। व्यक्तित्व के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ता है। फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट में इनकी 3 साल तक ट्रेनिंग होती है। इस कोर्स के दौरान यहाँ के ऑफिसर ट्रेनीज को कूटनीति के सभी तौर तरीके सिखाए जाते हैं, लेकिन साउथ ब्लॉक में सीनियर डिप्लोमेट्स के साथ मीटिंग और डिप्लोमेसी की भाषा सीखने के अलावा और भी कई इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिसके लिए ये इंस्टीट्यूट इन्हें तैयार करता है। फॉरेन डिप्लोमेट्स रेगुलरली आते रहते हैं और उनके साथ इंटरेक्शन हमारा होता है, उनसे बातें करने को मिलता है और उनके देश के बारे में जानने को मिलता है और वो किस तरह से काम करते हैं वो जानने को मिलता है। फिर उसी दरमियान हम भी अपनी ट्रेनिंग करते हैं। डेफिनेटली हमारे लिए ट्रैवलिंग सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। अभी तक हम लोग बॉम्बे जा चुके हैं, आर्मी अटैचमेंट पे जा चुके हैं और अगले महीने हम लोग जा रहे हैं अपने फर्स्ट मिशन अटैचमेंट पे। हम सब के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने देश को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं एक दूसरे देश में। अगर मौका मिला तो मैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में जाके भारत का रिप्रेजेंटेशन करना चाहूँगा, क्योंकि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को आज पॉलिटिकल डिप्लोमेसी से अलूफ नहीं माना जा सकता। कहा जाता है कि दे आर एडजंक्ट्स, एक ही कॉइन के 2 पार्ट हो गए हैं आज के युग में। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया में भारत की अहमियत बढ़ी है।
और इसी के चलते भारत सरकार ने IFS नियुक्तियां भी बढ़ाई है। 1990 में जहां से 12 अफसरों की नियुक्तियां हुई थी, पिछले साल ये संख्या 3 गुना बढ़कर 36 हो गई, जो कि अभी तक की सबसे ज्यादा है। जाहिर है कि भारत आने वाले वक्त में बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार हो रहा है। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन कल जुड़ना ना भूलिएगा। हम आपको फिर बता दें, कल सुबह 10 बजे से शुरू होगा हमारा फॉरेन पॉलिसी क्लासरूम। नमस्कार।